हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। सभी धर्मों के लिए, जैसे आपराधिक प्रक्रिया को देख रहे हैं हम, कि किसी भी धर्म के हों, किसी भी जेंडर के हों, उन पर एक कानून लागू हो। ऐसा कोई कानून हमारे यहाँ नहीं है। हमारी बात बात पे अलगाव है। अंग्रेजों ने इसी का तो दुरुपयोग किया जब उन्होंने देखा कि सारी मुस्लिम प्रथाएं और सारा हिंदू प्रथाओं दोनों का जस्ट उलट है, तो उन्होंने उसी का तो लाभ उठा कर सांप्रदायिकता भरने का काम किया। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पर्सनल लॉ है, इनका दायरा बड़ा छोटा है। तो BR अम्बेडकर ने कहा था कि जो कॉमन लॉ है ये बनाया जाए और बना के इसको लागू किया जाए, लेकिन इसको लागू उन पे होने के लिए कहा जाए जो इसको स्वीकार करें, बाध्यकारी रूप से। यस, एक तो न्यायालय ने बार बार इस बात पर बल दिया है कि इसे लागू किया जाए और केंद्र सरकार की मंशा को पूछा है। जितनी बार UCC पे चर्चाएं शुरू हुई हैं, हर बार आधार सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई जजमेंट ही रहता है। सरकार भी बार बार इस बात को कह रही है कि जो एकता है और एकरूपता है, हम एकता स्थापित करना चाहते हैं और UCC का उद्देश्य ही राष्ट्रीय एकता है, न कि राष्ट्रीय एकरूपता है। तो एक आइडियलिज्म रूप में तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो गोवा का मॉडल है उसकी तरह नहीं, वो वैसा मॉडल नहीं है जैसा हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 44 के अंतर्गत अपेक्षा करी है, तो वैसा नहीं है ये, तो थोड़ा सा अंतर है। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी में आपका स्वागत है। विमर्श कार्यक्रम हमने शुरू किया है और आपका भरपूर रिस्पांस मिल रहा है। आपने बार बार डिमांड किया है कि विमर्श कार्यक्रम में और भी ज़्यादा टॉपिक्स को ले आया जाए। तो आज का टॉपिक है UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी एक दो दिन पहले ही राष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में राजभवन में कहा, गोवा की तारीफ की UCC को लेकर कि संविधान के हिसाब से गोवा पर हमें प्राउड करना चाहिए क्योंकि गोवा में UCC है, लेकिन पूरे देश में तो नहीं है। इस पर पूरी चर्चा को हम आज बात करेंगे। दो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अजय अनुराग सर हैं पॉलिटी के एक्सपर्ट और अमरिंदर सर हैं पॉलिटी के एक्सपर्ट। इन दोनों लोगों से बातचीत करेंगे और बातचीत करके इसके तमाम आयामों को समझने की कोशिश करेंगे। आपने हाल में सुना होगा कि लॉ कमीशन ने पब्लिक ओपिनियन मांगा था UCC पर और उसी समय से ये चर्चा बहुत जोरों पर थी। सबसे पहले जो बातचीत करनी चाहिए हमें, UCC को लेकर प्रोविजंस कहाँ हैं, क्या हैं अभी तक की स्थिति में, अगर संविधान में देखें संवैधानिक स्थिति क्या है। समान नागरिक संहिता की चर्चा तो जो हमारा संविधान का भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें अनुच्छेद 44 में किया गया है और उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करेगी और लागू करेगी। इसका मतलब है कि समय और परिस्थितियां जब अनुकूल होंगी तब इसको लागू किया जाएगा। और उसके पीछे ये है कि अपने देश में अलग अलग धर्म और संप्रदायों के अलग अलग अपने निजी कानून प्रचलित रहे हैं और चूंकि वो सदियों से प्रचलित रहे हैं और ये माना जाता है कि भारत में विविधता है और उस विविधता को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ जो अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं उनको अपने निजी मामलों में इतनी छूट रहे कि वो अपने स्वतंत्र रूप से उनका निर्वहन कर सके। तो इसीलिए ये कहा गया कि जो ये ऐसी जो मान्यताएं, विश्वास है या उनके जो शादी विवाह हैं, गोद लेने की प्रथा है, संपत्ति का उत्तराधिकार जो मामला है, ऐसे जो भी मामले जो उनके बहुत वर्षों से चले आ रहे हैं वो उनके चलते रहें। आगे राज्य कोशिश करेगा, राज्य प्रयास करेगा कि नागरिक कानूनों को भी आपराधिक कानूनों की तरह समान किया जाए। तो चलिए एक बात यहाँ पर और थोड़ा क्लियर कर लीजिए कि जैसे आप देखते हैं आपराधिक मामलों को लेकर कोई भी अपराध करता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस धर्म से बिलोंग करता है या फिर कौन किस जेंडर का है। इन सब के फर्क के बिना आपराधिक जो हमारी संहिता है वो सज़ा का प्रावधान करती है, सबके लिए समान सज़ा का प्रावधान करती है एक किसी अपराध में। लेकिन सिविल मामलों में शादी विवाह हो गया, रीति रिवाज जो अलग अलग हैं, तलाक के जो मुद्दे हैं कि तलाक अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, मेंटेनेंस की व्यवस्था अलग अलग तरीके से है, उसके अलावा उत्तराधिकार की जो व्यवस्था है कि किसको कितनी संपत्ति मिलेगी, किस तरीके से उसका बंटवारा होगा, इस तरह के जो मामले हैं, ये बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड का बेस है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में इसी तरीके के मामलों के लिए एक समान संहिता ले आने की बात है। इसका मतलब सभी धर्मों के लिए, जैसे आपराधिक प्रक्रिया को देख रहे हैं हम, कि किसी भी धर्म के हों, किसी भी जेंडर के हों, उन पर एक कानून लागू हो। ऐसा कोई कानून हमारे यहाँ नहीं है और इसी को इम्प्लीमेंट करने की पूरी बातचीत है। तो UCC को लेकर जो एक सवाल मन में आता है
कि भाई अगर संविधान सभा ने उसको डीपीएसपी में डाला था, भाग 4 में डाला था, तो उस समय उसको इम्प्लीमेंट कर ही क्यों नहीं दिया गया? देश उस समय आज़ाद हुआ था, ये मौका था कि भाई यूसीसी उसी समय ले आया जाए, तो क्यों नहीं किया गया? देखिए, इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा, एक लंबा इतिहास है और इस इतिहास की शुरुआत होती है 1833 से। 1833 में तीसरा चार्टर एक्ट आया था और तीसरे चार्टर एक्ट में जो कंपनी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम लोग जानते हैं, यहाँ एक चीज़ और मैं कंफर्म कर दूं, छात्रों को लगता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी शुरुआत हमेशा वो 1600 से समझते हैं, लेकिन जब ये सवाल पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कब पड़ा, तो वो 1833 ही होता है, क्योंकि यहीं से कंपनी ने मर्चेंट का काम, ट्रेडिंग का काम छोड़ दिया, तो उसके नाम से जो मर्चेंट ट्रेड जुड़ा था वो हटा दिया गया और वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। तो उसे यहाँ पर ब्रिटिश ट्रस्टी के रूप में भारत में केवल और केवल शासन का काम दिया गया। अब शासन के काम के दौरान अब ये था कि हम ब्रिटिश कानूनों को यहाँ पे लागू करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश कानूनों को अगर यहाँ पे आप लागू करेंगे तो यहाँ के भी तो अपने कानून हैं। जैसे दंड की ही बात कर लें तो दंडात्मक कानून में ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ दंड संहिता नहीं थी, हमारे पास भी दंड संहिता थी। हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें संहिता के रूप में तो पूरे विश्व का सबसे पुरानी जो संहिता है वो हमारे यहाँ मनुसंहिता, मनुस्मृति है, जो संहिता के रूप में जिसमें कानूनों का उल्लेख है और जिसमें बहुत व्यापक स्तर पे कि कौन से काम के लिए कितना दंड मिलेगा, कैसे दंड मिलेगा, पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था है। तो इन लोगों ने उस टाइम पे ये प्रयास किया कि हम विधिकरण करें, हम कम से कम जो आपराधिक कानून है उन कानूनों को एक जैसा बनाएं। तो इनको ये भी उस टाइम पे लगा था कि लगे हाथ सारे कानून वो जिस भी टाइप के हों, क्योंकि संपत्ति भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो संपत्तियों के संबंध में भी जो उत्तराधिकार अधिनियम थे, बहुत बार हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, दत्तक को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ, झांसी का बड़ा उदाहरण हमारे पास है दत्तक को लेके। तो इन लोगों ने ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं किया उस टाइम पे, अंग्रेज उस टाइम पे भी चाहते थे कि सारे कानूनों को, जो हमारे पर्सनल लॉ हैं उसको भी और जो आपराधिक कानून है उनको भी एक करें। लेकिन उस समय भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, 1813 पे थोड़ा सा इतिहास में जाए, थोड़ा लंबा होगा लेकिन कुछ चीज़ें समझ में है। 1813 में पहली बार जो कि दूसरा चार्टर एक्ट था, अंग्रेजों ने ये प्रयास किया कि उनके कुछ जो अलग कंपनियां हैं वो भारत में आए काम करें। साथ ही साथ ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार का जो छूट है वो 1813 में दे पाए, जबकि 100 साल 150 साल पहले से वो कह रहे थे कि हमें इंडिया में जाके धर्म प्रचार करना है। तो अंग्रेजों को एक बात पता थी कि भारतीय धर्म भीरु होते हैं, मतलब भारतीयों के प्राण ले लो ये कोई प्रतिकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनके धर्म को आपने छुआ, इनकी संस्कृति को आपने छुआ तो प्रतिकार पक्का है। इसीलिए जब इन लोगों ने कानूनों का विधिकरण किया तो आपराधिक कानून जब इन्होंने बनाए और सबके ऊपर लागू किए तो इनको कोई प्रतिकार देखने को नहीं मिला। लेकिन पर्सनल लॉ को लेके ये बड़े कंसर्न थे कि अगर आपने इनके पर्सनल लॉ को छेड़ा तो वो फिर प्रतिकार होगा, फिर ये हमें नहीं छोड़ेंगे। हम जो चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे अंग्रेजों का शासन एक बहुत दीर्घ काल तक रोकें, फिर हमें बहुत जल्दी ही विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो अंग्रेज जो कि अपने मामले में तानाशाही हो गए, भारतीयों को हर एक स्थिति में उन्होंने दबाने का प्रयास किया, लेकिन इस बात को लेके वो हमेशा सतर्क रहे कि इनकी संस्कृति, इनके धर्म को किसी भी तरीके से कोई आघात नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए उस टाइम पे भी अंग्रेज चाहते तो पर्सनल लॉ के लिए एक कॉमन लॉ बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृति को लेके, धर्म को लेके वाकई में लोगों का जो लगाव है वो एक अलग स्तर का है। आज भी इतने सारे राजनीतिक दल हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती। यूसीसी के नाम पे लोगों को आइडिया नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा अब जाके, जब हम आज़ादी के आज जब हम 70-75 साल बाद बैठे हैं, अब जाके लोग इस पे थोड़ी चर्चा कर पा रहे हैं। पहले की सरकारों ने तो चर्चा भी नहीं करी, कुछ नहीं, छुआ ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इसको छूते ही लोगों की संस्कृतियां, लोगों के धर्म की बात आएगी, और धर्म कोई किसी भी रूप में, धर्म को कोई छूने नहीं देगा। तो पर्सनल लॉ धार्मिक मान्यताओं पे आधारित है, हमारे जो सांस्कृतिक जो उनकी विरासत है उस पे आधारित है, और विशेषकर अगर हम बात कर लें जनजातीय समूह के, तो उनके जो अपनी पृथक संस्कृतियां हैं वो उसके लिए मरने मारने के लिए तैयार हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें थी, इन चीज़ों पे अंग्रेज़ों ने भी एहतियात बरता। और जब हम आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो लगा हमारे संविधान निर्माताओं को कि पहले इन चैलेंजेस से निपटा जाए। और जब तक नेहरू जी की एक बड़ी अच्छी बात है कि बिना आर्थिक
समानता के, बाकी राजनीतिक और सामाजिक सारी समानताएं निरर्थक हैं। तो जब तक भोजन नहीं होगा, जब तक खाना नहीं होगा, तब तक हम बौद्धिक बात कर नहीं पाएंगे। इसलिए तात्कालिक संविधान निर्माताओं ने ये अपेक्षा की कि पहले हम अपने जो छोटी समस्याएं जो भोजन को लेके है, आदि को लेके, पहले उसको समाधान करें। लेकिन ये जो आदर्श रूप में जो हम समाज वो देख रहे थे, उसको भी छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 44 के अंतर्गत जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं को उन्होंने डाल दिया और उनको लगा कि जब हमारा देश इस स्थिति में होगा कि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएगा, बौद्धिक बातें करना शुरू कर देगा, आइडियलिज्म की बात करना शुरू कर देगा, उदारवाद की बात करना शुरू कर देगा, तब लोग ऐसा अपेक्षा करेंगे, तब राज्य हमारा ऐसा करेगा। तो यही कारण है कि अभी तक इस पे कोई काम नहीं हुआ, एग्जैक्टली किसी ने बात भी नहीं की। लेकिन अब लगता है कि वो समय आ गया है कि जब इस पे चर्चाएं हो रही हैं, लोग भी इसके पक्ष विपक्ष में खुल के चर्चा कर रहे हैं, इवन सारे समुदाय भी अब चर्चा कर रहे हैं, है ना। और बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे यूट्यूब पे और भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे इसको ड्रेस कोड के रूप में लोग समझ रहे हैं कि मतलब अगर ये लागू हो जाएगा तो सबको एक जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनका ड्रेस चेंज हो जाएगा, एक जैसा ड्रेस, कॉमन ड्रेस लागू हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है, ये पर्सनल लॉ जो आपकी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से, सांस्कृतिक मान्यताओं के हिसाब से, जो आपके अपने वैवाहिक कानून हो, उत्तराधिकार कानून हो, या इस तरीके के संपत्ति के उत्तराधिकार कानून, दत्तक का कानून है, ये इसको एक करने की स्थिति में लाने की बात करता है। पर्सनल लॉज को थोड़ा सा और डिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं। तो अब बेसिक अंतर जहाँ से शुरू होता है कि भाई पर्सनल लॉज में अलग अलग डिफरेंसेस हैं। बेसिकली पर्सनल लॉज में क्या क्या चीज़ें हैं, अलग अलग धर्मों के लिए ऐसी व्यवस्था, इसका भी एक इतिहास रहा है, सबकी अपनी परंपराओं से आया है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको और जो निजी कानून है अलग अलग संप्रदायों के, वो उनकी मान्यताओं पे आधारित हैं, और उनकी मान्यताएं कई तरीके की हैं। एक तो उनके समाज की जो मान्यताएं हैं, जो धीरे धीरे सामाजिक विकास के क्रम में वो चीज़ें आई हैं। कई ऐसी मान्यताएं हैं जो विशुद्ध रूप से धार्मिक है, जिसका धर्म के ग्रंथों से या धर्म के नियमों से संबंधित है, जैसे शरिया कानून है। और हिंदू धर्म में भी कई ऐसे धार्मिक रीति रिवाज रहे हैं जिनका निर्वहन किया जाता रहा है। तो उसमें उनकी मान्यता, अच्छा, फिर अगर आदिवासियों को हम देखें तो उनके यहाँ बहुत पुरानी, सदियों पुरानी उनकी परंपरा है, जो किसी धर्म में नहीं है, कहीं लिखित रूप में कोडिफाइड नहीं है। यहाँ तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत कानूनी रूप से कोडिफाइड नहीं है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में या कहीं न कहीं उसका उल्लेख है, लिखित रूप में एक जिक्र है। तो उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि जैसा कि आपने कहा कि विवाह की प्रथा है हमारे देश में, इवन कि हिंदुओं में भी अगर आप देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में विवाह की अलग अलग प्रथाएं प्रचलित हैं। दक्षिण भारत में अलग है, उत्तर भारत में अलग है, उत्तर भारत में भी अलग अलग प्रथाएं, कहीं दिन में शादियां होती हैं, कहीं रात में शादियां होती हैं। इसी तरीके से उत्तराधिकार का नियम है। उत्तराधिकार के नियम में कहीं जो बेटियों को हक है, कहीं बेटियों को हक है, कहीं नहीं है। और इसी तरीके से उत्तराधिकार में जो माता के पक्ष के लोग हैं, पिता के पक्ष के जो हैं, उनका किस तरह से क्या भूमिका होगी, ये भी वहाँ है और बहुत स्पष्ट नहीं है, अलग अलग तरीके हैं। और अगर उस मामलों में कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया जा सकता कि आप अपने नियम को बदल दें। जिस समाज में जिस तरह की चीज़ें चली आ रही हैं, जैसे मेघालय में मातृसत्तात्मक समाज है, तो वहाँ संपत्ति में पुत्रियों को पहले प्राथमिकता दी जाती है, पुत्रों को बाद में दी जाती है। जो रेस्ट पार्ट है हमारा शेष भारत में प्रायः पितृसत्तात्मक समाज है, तो वहाँ पुत्र को ही उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है, और जो पहले से चली आ रही है। इसी तरीके से गोद लेने की जो प्रथा है वो एक लंबे समय से विवादित रहा है, जैसे कि आपने कहा कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ही वो एक विवादित मामला रहा है। और जो तलाक के मामले हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला है। तलाक को लेकर हिंदू धर्म में तो उसका एक अलग तरीका रहा है कि प्रायः वहाँ एक, जैसे शादी में एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज जिसको हम लोग कहते हैं, वो जिन जिन समुदायों में ऐसी प्रथा है वहाँ तलाक के नियम बनाए गए। जो हिंदू धर्म में जो प्रथाएं हैं उसमें ये माना जाता है कि विवाह जो है वो जन्मों जन्मों का संबंध है, तो उसमें बहुत स्पष्ट तौर से तलाक कैसे होगा नहीं होगा, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही और वो फिर बाद में जब कोडीकरण किया गया तब उसमें जो कानूनी तरीके हैं वो बताए गए। उनका कोई अपना निजी कानून नहीं है। बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, पारसी है, तो इन सब में अलग अलग चीज़ें प्रचलित रही हैं।
तो ये जितने भी मामले थे उनमें ये कहा गया कि अंग्रेजों ने भी इस मामले में ब्रिटिश शासन के दौरान में भी हस्तक्षेप नहीं हुआ, कि निजी कानूनों में हस्तक्षेप का मतलब है उनको सामाजिक रूप से उद्वेलित करना, और ऐसा भारतीय समाज में अगर कोई इस संग का हस्तक्षेप किया गया तो उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है, तो वो नहीं किया गया। बाद में फिर बड़े साहस के साथ और बड़े विवाद के साथ हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू कोडिफिकेशन हुआ, हिंदू लॉज कोडिफिकेशन हुआ। उसको भी हम जानते हैं कि काफ़ी विवाद हुआ, जिसकी वजह से उसे टुकड़ों में और अलग अलग तरीके से हिंदू कोड बिल के रूप में वो पास नहीं हो पाया, एक साथ पास नहीं हो पाया। उस पर काफ़ी विवाद रहा, डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर उस ज़माने में के सारे जो संसद के बड़े प्रतिनिधि लोग थे, सब में ये विवाद रहा उस बात को कि हिंदू बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक होने की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और ना ही उनके धैर्य के साथ कोई उनकी परीक्षा ली जाए। इसलिए सारे कानून एक साथ उनको ना लाद दिया जाए, उनके ऊपर थोपा ना जाए। तो इस तरीके से निजी कानूनों को कभी छेड़ा नहीं किया गया, और निजी कानून जो पर्सनल लॉज हैं उनको रहने दिया गया, और कहा गया कि भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है वो इसकी विविधता है। और जो हम एकीकरण हमने किया है, इंटीग्रेशन किया है, वो आज़ादी के बाद हुई है। एकता और अखंडता के लिए वो जरूरी था, लेकिन उसमें राजनीतिक एकरूपता, प्रशासनिक एकरूपता तो अपनी जगह ठीक है। ये जो सांप्रदायिक और सांस्कृतिक विविधता है, इसमें एकरूपता लाने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है फिलहाल। और जो अलग अलग प्रथाएं प्रचलित हैं, स्वतंत्र भारत है, लोकतांत्रिक मूल्यों के दृष्टिकोण से भी लोगों को अपने अपने अधिकार, अपने अपने तरीके प्रचलित रहने का अधिकार होना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक मान्यता ये रही कि लोकतांत्रिक समाज में और खासकर विविधतापूर्ण भारत जैसे समाज में किसी निजी मामलों में ज़्यादा सरकार हस्तक्षेप ना करे, उससे कोई अपराध भी नहीं हो रहा है और कोई समस्या भी नहीं आ रही है, इसलिए वो चलते रहने देना चाहिए। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये रहा कि हम देखते हैं कि उन धार्मिक और जो निजी कानून हैं उनकी आड़ में कई तरह की सामाजिक विकृतियां प्रचलित हुई। चाहे वो सती का मामला शुरू में अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल बाल विवाह की समस्या रही, बाल हत्या की भी समस्या थी, दहेज एक बहुत गंभीर समस्या है जो आज भी है। लगभग सभी संप्रदायों में, हमारे यहाँ अलग अलग समुदायों में दहेज के कारण जो बेटियां हैं उनके साथ, पुत्री संतान के साथ में अलग व्यवहार किया जाता है। तो इस तरीके से कई तरह की बुराइयां, फिर लैंगिक असमानता का मामला है, और तलाक का मामला, जो 3 तलाक का मामला है शरीयत कानून के हिसाब से, वो अपने आप में बड़ा जटिल था, जिसको लेकर इवन कि अब मुस्लिम समुदाय में ही आवाज़ उठने लगी थी। ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई थोपा है इस कानून को, 3 तलाक को, बल्कि महिलाओं ने खुद इसके विरुद्ध आवाज़ उठाए और कई बार इसको लेकर सवाल उठाए गए। अभी भी जो बहुविवाह वाली प्रथा प्रचलित है कुछ कम्युनिटी में, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में, वो अपने आप में बड़ा गैर जरूरी है। जब हम एक आधुनिक समाज की तरफ बढ़ रहे हैं और भारत में एक ढंग से एक लिबरल डेमोक्रेसी की बात हो रही है, जहाँ महिलाओं और तमाम अलग अलग समुदायों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, तो ऐसे में बहुविवाह और इस तरह की जो कुप्रथाएं कही जा सकती हैं, उसका प्रचलित रहना कहीं से मायने नहीं। तर्क ये दिया जाता है कि अनुच्छेद 25 के तहत हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तो धार्मिक स्वतंत्रता एक अलग चीज़ है, लेकिन धर्म की आड़ में जो बुराइयां और विकृतियां प्रचलित हैं उसे किसी भी मामले में इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारे सामने एक अच्छा एग्जाम्पल नवजागरण आंदोलन है। नवजागरण आंदोलन के नेताओं ने भी यही सी बात पर सवाल उठाए कि जो हमारी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, उसकी जड़ें भी धर्म से हैं। तो धार्मिक सुधार किए जाएं, धार्मिक सुधार किए जाएंगे तो सामाजिक सुधार भी होंगे। तो धर्म के नाम पर या ऐसे सदियों पुरानी परंपरा कोई चली आ रही है और उसके कारण कोई आज के समाज में जो एक लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है, लैंगिक असमानता, छुआछूत, बहुविवाह, बाल हत्या, दहेज की प्रथा, और खासकर आज के समय में उत्तराधिकार नहीं दिया जाना, उसमें लड़कियों को शामिल नहीं किया जाना, शादी के बाद जो इद्दत का मामला है और उनके देखभाल का मेंटेनेंस के लिए जो पैसा देना है, ये सब चीज़ें अगर आज के आधुनिक समाज में नहीं हो तो ये हमारे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है, हम पर एक हमारे भारत जैसे एक बड़े लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सवाल होता है। तो बेशक 1947 में या 1950 में संविधान बनाते समय स्थितियां हमारे पक्ष में नहीं थी, लेकिन अब वो समय आ गया है कि जब इस पर विचार करना चाहिए। ये अनुच्छेद 14, 15, 16 ये सब जो हमारे समानता के अधिकार हैं, उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत प्रोग्रेसिव सुधार है और इसके पक्ष में हमें खड़ा रहना चाहिए, बजाय इसके
किसी कुछ समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस लगता हो, या कोई नाराज हो जाएगा, वोट बैंक इससे हमारा कम हो जाएगा। अब समय आ गया है कि अब इन चीज़ों से बाहर निकलकर इस पर विचार किया जाए ताकि कोई ठोस सुधार हो सके। चलिए, आप दोनों लोगों ने कह दिया है कि समय आ गया है जब इस पर विचार किया जाना चाहिए, और विचार तो हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जोर शोर से हो रहा है। लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है कि जितने तरह के वेरिएशन है, जो कि एक तर्क दिया जा रहा है इसके विपक्ष में, उस विपक्ष वाले साइड को अगर देखें तो जितने तरह के वेरिएशन हैं, नॉर्थ इंडिया में अगर कोई शादी होती है वहाँ तक अंतर है कि नॉर्थ इंडिया में आप परिवार में अपने किसी रिलेशन में शादी कर रहे हैं या ना करें, वो पॉसिबल नहीं है नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में उसको ठीक माना जाता है, ठीक है कि वो वही ज्यादा अच्छा माना जाता है। हाँ, वही ज्यादा अच्छा माना जाता है। वही ज्यादा अच्छा माना। तो सवाल है कि जब इतना वेरिएशन हो, बाकी वेरिएशंस तो हैं ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इस लेवल पर भी मतलब हिंदू समुदाय में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की प्रथाएं हैं, इन सबके लिए कोई एक कानून ले आना जो सब कोई मानने को बाध्य हो, ये कहाँ तक पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल? अब सर ये पॉसिबल है, जैसे हमने आईपीसी लागू करी, तो आईपीसी सभी धर्मों के लोगों के ऊपर एक समान जैसा लागू होता है। और अगर हम बात करें जैसे पर्सनल लॉ हैं, ऐसे आपराधिक लॉ भी तो थे हमारे पास, ऐसा नहीं था कि आपराधिक लॉ नहीं थे। लेकिन होता क्या है कि हर समय में, हर समाज में, समाज उन चीज़ों से जकड़ा रहता है जिन चीज़ों से उन्हें असुरक्षा नहीं लगती, लेकिन जिन चीज़ों से उन्हें असुरक्षा महसूस होती है वहाँ समाज बदलाव करता है, बदलाव एक्सेप्ट करता है। ऐसे अंग्रेज़ों ने जब हमारे अपने आपराधिक कानूनों के ऊपर जब उन्होंने एक कॉमन आपराधिक कानून थोपा, तो ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि लोगों ने ये कहना नहीं शुरू किया होगा कि नहीं ये गलत है, हमारे अपराध के लिए ये था इन्होंने, और जो उस समय हमारे लिए अपराध नहीं था उसको अंग्रेजों ने अपराध बना दिया। तो प्रतिक्रिया तो होगी, और ये एक मानवीय प्रकृति है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की है कि जितना जो हमारे कॉमन लॉ हैं इनका दायरा बड़ा सीमित है। जब हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, जब हम एक राष्ट्रवाद की बात करते हैं और हर किसी के पास आपस में एक लगाव की बात करते हैं, तो लगाव का आधार भी होना चाहिए। हमारी बात बात पे अलगाव है। अंग्रेज़ों ने इसी का तो दुरुपयोग किया जब उन्होंने देखा कि सारी मुस्लिम प्रथाएं और सारा हिंदू प्रथाओं दोनों का जस्ट उलट है। ये पूरब जाते हैं तो ये पश्चिम जाते हैं, ये सुबह काम करते हैं तो ये रात में काम करते हैं, तो सारा उल्टा। तो उन्होंने उसी का तो लाभ उठा कर सांप्रदायिकता भरने का काम किया। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पर्सनल लॉ है इनका दायरा बड़ा छोटा है। हम लोग शुरू से सुनते आए हैं कि भारत की विविधता इतनी बड़ी है, कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, 3 कोस पे पानी, मतलब 1 कोस का मतलब 3 किलोमीटर होता है, तो 9 कोस पे पानी बदल जाता है, और पानी बदलने से पूरा मिजाज ही बदल जाता है। तो अगर ठीक ठीक देखें तो हमारे जो पर्सनल लॉ है इनका दायरा भी कुछ ऐसा ही है 9 किलोमीटर का। और इतनी विविधता अगर ये रहेगी तो ऐसी विविधता में जब कभी हम एक सामूहिक विकास की बात करेंगे, एक राष्ट्रीय विकास की बात करेंगे, तो ऐसे में कोई भी एक छोटी सी चिंगारी हमारे उन सारी अपेक्षाओं पे पानी फेर देगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो लॉ है वो कानून का शासन सार्वभौम होता है। तो ऐसी स्थिति में और जो पर्सनल लॉ है, इन पर्सनल लॉ में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अतार्किक हैं और जो किसी लैंगिक विशेष के संबंध में विभेद करते हैं, किसी आयु विशेष के संबंध में विभेद करते हैं, क्षेत्रीय आधार पर हमारे यहाँ विरोधात्मक पर्सनल लॉ हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम चाहते हैं कि हम वाकई में भारतीय बने, जब हम बात करते हैं भारतीय होने का, तो हम पहले भारतीय बने, उसके बाद हम जाति डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद हम धर्म डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद निर्जातीयता अपनी डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद अपनी सारी चीज़ डिसाइड कर लेंगे। तो पहले हमें भारतीय होना है। मेरा पूछने का एक और सेंस ये है कि एक्सेप्टेंस की समस्या को लेकर उस समय किसी ने पर्सनल लॉज को लेकर एक यूनिफॉर्म कोड नहीं बनाया जी। आज हमारा समाज कितना बदल गया है कि वो एक्सेप्टेंस कहीं दिखेगा। जैसे अपराध की आपने बात की, अपराध में कई सारे लॉज ऐसे थे जो अगर हम अलग अलग धर्मों के हिसाब से कानून की बात करें, जिसमें अपराध की सजा बहुत ही ब्रूटल थी। हाँ। भाई पत्थर से मार कर जान ले लेना। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आप अपराध को लेकर कोई ऐसा कोडिफाई कर दिए कि 7 साल की सजा होगी, तो पत्थर से मार के जान लेने से बेहतर है कि
फांसी की भी अगर सजा की तुलना करें तो ठीक है ना वो, ठीक बात। तो वहां तो प्रतिकार नहीं ही होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में पर्सनल लॉज को लेकर ऐसा एक्सेप्टेंस कहाँ दिखता है? नहीं बिल्कुल, इस तरीके की चर्चा, बहुत बड़ी चर्चा जो है संविधान सभा में हुई। जब ये आर्टिकल 44 डालने की बात की गई तो तात्कालिक रूप से भाई जो जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण जितना दूरदर्शी है उसने देखने का प्रयास किया, उस हिसाब से चर्चाएं हुई कि भाई ठीक है, ये एक आइडियल स्वरूप में बहुत अच्छी बात है कि हमारी राष्ट्रीय एकता, हमारी राष्ट्रीय संस्कृति, ये सब एक साथ जुड़ के और एक सामूहिक प्रयास करेगी, ये अच्छा है। लेकिन इसका जो मॉडल है, जो लागू करने का मॉडल है, जो लोगों की जो स्वीकार्यता है, वो कैसे होगी, तरीका क्या होगा, तो बहुत सारे इस पे विकल्प सुझाए गए। B.R. अम्बेडकर ने भी इस पे जो है उन्होंने बहुत अच्छा विकल्प सुझाया। उन्होंने कहा कि जो पर्सनल लॉ है उनमें बहुत सारी कमियां हैं और हर धर्म के, हर समुदाय के पर्सनल लॉ में कमियां हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन कमियों को समझते और बदलने में समय लगेगा जब तक हम खुद नहीं बदलना चाहेंगे। जैसे औपनिवेशिक काल में सती प्रथा का विरोध अंग्रेजों ने नहीं किया, बल्कि सती प्रथा के विरोध में हमारे अपने लोग रहे। तो जब हमें ये समझ में आने लगेगा कि ऐसे ऐसे कानून जो कि हमारे अपने लिए ही आत्मघाती हैं, उन कानूनों का हम विरोध शुरू करेंगे। तो ऐसे ही अब भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं हमारे जो हमारे विकास में, हमारी आर्थिक विकास में, तकनीकी विकास में आज लगता है कि वो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर भी ये भाव जाने लगा है कि भाई इसमें बदलाव होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि जब आप इसको थोपेंगे तो प्रतिकार ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। समाज बदला है, नो डाउट। हम लोगों को याद है कि एक टाइम ऐसा होता था कि बहुत बड़े स्तर पे मंदिर को लेके दंगे होते थे। राम मंदिर का उदाहरण हमारे सामने है कि राम मंदिर का नाम भी कोई ठीक से नहीं लेता था सार्वजनिक रूप से, ये अयोध्या में ये, और बहुत बड़े बड़े दंगे हम लोगों ने झेले। और आज हाल ये है कि एक भव्य मंदिर बन रहा और सब शांति है, कहीं किसी के पास कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और वो उसकी सर जगह सर्व स्वीकार्यता हुई, आज मामला चल रहा है। मतलब समाज तो उदार हुआ है ना, ऐसे ही पर्सनल लॉ को लेके भी लोग उदार हुए हैं। बहुत सारी ऐसे जैसे अंतर्जातीय विवाह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, सामाजिक रूप से भी धीरे धीरे जैसे लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, जो उसकी स्वीकार्यता है वो लगातार बढ़ रही है। तो B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि जो कॉमन लॉ है ये बनाया जाए और बना के इसको लागू किया जाए, लेकिन इसको लागू उन पे होने के लिए कहा जाए जो इसको स्वीकार करें, बाध्यकारी रूप से। यस, बाध्यकारी रूप से अभी आप इसे अगर लागू करेंगे तो आपको इसका प्रतिकार झेलना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसे लोगों का समुदाय, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई बहुत सारे लोग सब्सिडी ले रहे हैं जो सब्सिडी लेने की स्थिति में नहीं है, गैस सब्सिडी छोड़ सकते हैं, तो उनके आह्वान पे करोड़ों रुपए की सब्सिडियां लोगों ने छोड़ दी। तो ऐसा ही कुछ है अभी कि अगर हम ये लॉ बनाते हैं कॉमन लॉ, तो हम ऐसे लोग जो इससे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं और वो ऐसा कर सकते हैं, जो नहीं जुड़ना चाहते हैं वो नहीं। इसके लिए विशेष विवाह अधिनियम को हम उदाहरण में ले सकते हैं कि वो जो भी धार्मिक रीति रिवाज से संबंधित जो विवाह हैं, अगर आप खुद उसके बाहर विवाह करना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प है कि आप बाहर विवाह कर सकते हैं। तो क्रमिक रूप से UCC का जो मॉडल हो उसको इस रूप में लागू किया जाए कि ये आगे भी अगले 30-40 साल तक धीरे धीरे करके लागू हो। अगर ये संभव होता तो संविधान निर्माता उसी टाइम थोप देते लोगों पे, लेकिन उनको भी पता था कि ये समय के साथ ही धीरे धीरे होगा। बस ये है कि जो एक केस भी है जी, पन्नालाल हीरालाल वर्सेस आंध्र प्रदेश। जी, तो उसमें कोर्ट ने कहा था कि इसको किस्तों में भी लागू किया जा सकता है, किस्तों में लागू किया, वो जरूरी नहीं कि एक बार की इसको लागू किया जाए। लेकिन असली बात जैसे जैसे माहौल दिखता रहे वैसे वैसे इसको आगे बढ़ाया। चर्चा का असली विषय ये है कि जो गति है वो बड़ी धीमी। 1950 से लेके 2023 तक इस पे कोई काम नहीं हुआ, तो ये गति जो है ये थोड़ी धीमी है। इसलिए इस पे काम ही तभी होगा जब इस पे खुल के बात होगी, और ये खुल के बात अब होनी चाहिए। ये एक जो पॉइंट कह रहे हैं कि भाई गति बहुत धीमी है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग डिसीजंस हैं, अगर उनकी बात करें तो हम काफी आगे इसमें बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि UCC पर लेकर एक्सेप्टेंस की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को देखें, जैसे शाहबानो केस हो गया मेंटेनेंस को लेकर, या फिर सरला मुदगल केस हो गया जिसमें कोई एक चला था प्रचलन कि भाई हिंदू व्यक्ति शादी करने के लिए ही अपना धर्म परिवर्तन कर ले रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल केस में कहा कि भाई ये इनवैलिड है, अगर तलाक लिए बगैर अपने धर्म परिवर्तन करके शादी किया तो आपकी शादी इनवैलिड है।
इसी में डेनियल लतीफ़ी केस हो गया। तो आज के डेट में यूसीसी को लेकर एक्सेप्टेंस में अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस की बात करूं तो उसने कितना अहम रोल निभाया है? इसमें दो बातें हैं। न्यायालय को अगर हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में दो तरह की बातें कही हैं। एक तो न्यायालय ने बार बार इस बात पर बल दिया है कि इसे लागू किया जाए और केंद्र सरकार की मंशा को पूछा है, समय समय पर उस समय की सरकारों से पूछा कि आप इस पर अपना एक स्पष्ट नजरिया क्यों नहीं रखते, क्योंकि देश में बार बार ये मुद्दा उठता है और आप इस पर कुछ भी कहते नहीं हैं। अभी भी सरकार ने पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पूछा, बाद में भी नहीं। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव हमेशा से इस मामले पे देखने को रहा है। प्रारंभ से ये जो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है वो हमेशा से तो उसकी वजह है बात तक नहीं की गई। और आज जितनी बार यूसीसी पे चर्चाएं शुरू हुई हैं, हर बार आधार सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई जजमेंट ही रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हर टाइम ऐसे समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट चाहता है इस पे कोई स्पष्ट कानून हो। तो जब सुप्रीम कोर्ट फंसता है तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, आप ऐसे कॉमन कानून क्यों नहीं बनाते, चाहे किस्तों में ही लागू करो। बी आर अम्बेडकर ने भी जब हिंदू कोर्ट बिल की बात की तो उसका बड़ा व्यापक विरोध हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू कोर्ट बिल अब है नहीं, भले ही अलग अलग स्वरूप में है, 4 कानूनों के किस्तों में लागू हुआ, लेकिन है तो आज हमारे पास हिंदू विवाह के संबंध में आज हमारे पास एक्ट है, आज हमारे पास कोई अपना ग्रंथ नहीं है। तो ये सुधार तो हुआ ना, एक्सेप्ट तो हुई। तो बस अच्छी बात यह है कि अभी एक मूवी बड़ी जल्दी में आई हुई है, देखना चाहिए, छात्रों को भी देखना चाहिए, ओ माय गॉड। तो उसमें यही बताया गया है कि वही बात उस ढंग से करो जिस ढंग से वो सुनने में अच्छी लगे, है ना, वो उसको उस तरीके से ना करो जो वो सुनने में अच्छी ना लगे। तो जब हम उसको कहते हैं हिंदू कोड बिल तो लगता है कि हिंदुओं से संबंधित सभी परंपराओं प्रथाओं में ही सारी कमियां, उसमें बदलाव करना है। लेकिन हमने जब उसको किस्तों में हिंदू मैरिज एक्ट, उत्तराधिकार, दत्तक बना दिया तो आज हिंदुओं में वो कोड के रूप में एक्सेप्ट है और चल रहा है। उसका दूसरा पक्ष ये भी है, कोर्ट ने ये भी कहा है सरकार को कि आप इसको लेकर साफ करिए और फिर इसको लेकर इतनी हड़बड़ी की भी जरूरत नहीं है। और हड़बड़ी की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि लगभग अलग अलग मामलों में कई तरह के कानून बन चुके हैं। उत्तराधिकार को लेकर भी स्पष्टीकरण किया गया है। जहाँ तक मुस्लिम महिलाओं को एक तलाक के बाद जो उनको मेंटेनेंस देने की बात थी, उसमें भी कानून बनाए गए। जो हमारा सीआरपीसी का 125 है, उसके तहत कानून बनाया गया और कहा गया कि उसका पालन होना चाहिए। वैसे सरकार साहबानो केस के बाद 1985 में जब साहबानो केस आया तो उसमें सरकार ने अलग से कानून बनाकर ये एक ढंग से इजाज़त दे दी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो कानून है वही चलेंगे, उनका जो तरीका है उसी तरीके से चलेंगे। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि मेंटेनेंस भी दिया जाना चाहिए, मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो इसके अलावा उत्तराधिकार के नियम, मेंटेनेंस को लेकर 3 तलाक हटी गया है और जो लैंगिक असमानता के और सारे मामले हैं वो भी हटी गए हैं। तो एक ढंग से सुधार हो चुके हैं, बहुत सारे सुधार हो गए। इसीलिए कोर्ट भी और कई बार बाहर भी ये सवाल उठाया जाता रहा कि फिर सरकार इस ढंग से क्यों उतावली हो रही है कि समान नागरिक संहिता ही लाया जाए। जब ऑलमोस्ट सारे कानून बन गए हैं, कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं, तो उनको ऐसे भी एक परस्पर सहमति के जरिए हटाया जा सकता है। और बहुसंख्यक समाज, ऐसा ना लगे कि बहुसंख्यक समाज कोई चीज़ अपनी थोपने वाला है। और जो खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में ही डर है, क्योंकि 1-2 बातें जो हैं ये बहुविवाह वाली बातें हैं और कुछ चीज़ें, तो मुस्लिम कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और उसको टारगेट करके अगर 1-2 बातें कही जा रही हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए। उसमें समय पर कोई अगर मामला आएगा तो उस पर भी कोई कानून बन जाए, जैसे 3 तलाक का कानून बना, या महिलाओं को लेकर और सारे जो विभेद प्रचलित हैं। जैसे अभी सबरीमाला वाला मामला आया, सबरीमाला मामले में जो अयप्पा के मंदिर में प्रवेश को लेकर था कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, तो न्यायालय ने इजाज़त दे दी। तो एक ढंग से हिंदू धर्म में भी वो कानून में एक नया सुधार हुआ, मान्यताओं के अगेंस्ट, लेकिन उसको लेकर कोई ज़्यादा विरोध भी नहीं हुआ और एक नया प्रोग्रेसिव स्टेप उठाया गया। तो वैसे ही इस्लाम में या अलग अलग दूसरे कम्युनिटीज़ में अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो कोर्ट का कहना है कि समय समय पर अलग अलग कानून बनाया जाए और जो हमारे संविधान के तहत जो प्रावधान है, समानता के अधिकार हैं, धर्मनिरपेक्षता का मामला है, लैंगिक समानता का मामला है, इनको आधार बनाकर यदि कानून लाए जाए तो उनको तो निश्चित तौर पर
पारित किया जाएगा और न्यायालय भी उसके समर्थन में बोलेगा। जैसे कि 3 तलाक के मामले में पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम तरीके से विरोध किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाज़त दी कि नहीं, ये कानून सही है, क्योंकि हमारा संविधान लैंगिक असमानता के विरुद्ध और कहीं ना कहीं ये कानून महिला तो अधिकारों इस तरीके से कोई जरूरी नहीं है कि हम नागरिक संहिता, मतलब मैं एक दूसरा पक्ष कह रहा हूँ कि दूसरा पक्ष ये भी बनता है कि कोई जरूरी नहीं कि अगर इस तरीके से चुनावी माहौल में या राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के कानून लाकर देश में कोई एक अशांति का माहौल निर्मित किया जाए या ऐसा किसी कम्युनिटी के मन में कोई संशय की भावना मतलब आपसी सहमति से ही चीजें आपसी सहमति से हो तो ज़्यादा ये बेहतर होगा। इस तरह से कोई ना लगे, क्योंकि बार बार एक बात जब हम ये कहते हैं कि हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैं, लिबरल डेमोक्रेसी हैं और हमें नए कानून बनाने चाहिए या इस तरह की असमानता दूर करनी चाहिए, तो उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि हमें अलग अलग समाज में रहने वाले कम्युनिटीज़ को स्वतंत्रताएं भी देनी चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई यूनिफॉर्मिटी थोपने की जरूरत नहीं है। खैर अभी कोई ऐसा थोपने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात ये जरूर है कमीशन ने 2016 में कहा कि भाई ये ना तो जरूरी है ना फिर डिजायरेबल है, और फिर ये भी कहा नेसेसरी और फिर ये भी कहा नॉट डिजायरेबल। और उसमें एक चीज ये भी कहा लॉ कमीशन ने कि हम इसके विकल्पों पे भी विचार कर सकते हैं। लेकिन वो सब तभी होगा जब बात होनी चाहिए। आज हम लोग भी बात कर रहे हैं क्योंकि इस पे वाकई में बात होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के पास इसको लेके बड़ा भ्रम है। लेकिन एक जो बात हो रही है ना, इसमें समस्या ये आ रही है कि प्राय बातचीत का जो एक तरीका है वो उस तरफ मुड़ जाता है कि बहुसंख्यक समाज जो है उसको कोई एक विजयी मुद्रा वाली स्थिति में वो कहना चाह रही है कि नहीं, समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा तो बड़ा देश का भला हो जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। तो लेकिन एक बात और, ये वाला संदेश नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक अपेक्षा है। और अगर संवैधानिक अपेक्षा है तो इसका मतलब है कि वो जो इतने बड़ी जो हमारी संविधान सभा थी उसमें सबकी ये अपेक्षा थी कि ये होना चाहिए, मतलब ये आदर्श है। बस इसको कब और संविधान सभा को ये समझ आ रहा है कि आने वाले समय में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आज के दौर में नहीं हो सकता। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि कभी ना कभी अगर इसके परसेप्शन को छोड़ दीजिए, ये बहुसंख्यक समाज का विजय तो हर हाल में नहीं है, क्योंकि जो असमानताएं हैं अगर इसकी बहुत गंभीर तरीके से अगर देखें तो भाई एक धर्म की महिला को तलाक के बाद मेंटेनेंस के लिए जो प्रोविजंस हैं और किसी पर्टिकुलर धर्म की महिला को अगर कहा जाता है कि 3 ही महीने इद्दत की अवधि में ही आपको जो मेंटेनेंस देना है उतनी ही जिम्मेदारी है पति की, तो ये उस महिला के साथ लैंगिक असमानता तो तब हो पुरुष और महिला के बीच, यहाँ तो महिला में ही अलग अलग धर्म की महिलाओं के बीच एक असमानता है, तो कभी ना कभी तो इसको इम्पोज करना ही पड़ेगा। नहीं, इम्पोज किया भी जाना चाहिए, लेकिन बस उसमें मुद्दा ये है, जो कहने का मतलब है कि उसमें किसी कम्युनिटी के मन में कोई भय की भावना ना हो, कोई ऐसा ना लगे कि जो उनके कई तरह से ये भी मन में आ रहा है कि शायद यूनिफॉर्मिटी होने से जो हमारे जो और भी हमारे कम्युनिटी के जो मामले हैं या जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं पहनने, खाने, पीने, रहने की, शायद वो भी आगे चलकर बाधित हो, शायद उसकी भी डिमांड की जाए कि नहीं एक यूनिफॉर्म ड्रेस हो, या जैसे कि अभी कर्नाटका में जो हिजाब का मामला उठा तो वो केवल शिक्षण संस्थानों तक सीमित है। हो सकता है कि तब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो फिर कहा जाए कि नहीं ऑफिसेज में या और भी सार्वजनिक स्थलों पर भी एकरूपता लाई जाए। वैसे सरकार के लोगों ने ये स्पष्ट किया है कि हमारा उद्देश्य कानूनों के एकीकरण का है, एकरूपता का नहीं है। देश की विविधता बनी रहे, हम कोई डाइवर्सिटी को हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे। एकता और एकरूपता, इसके बीच के अंतर को समझना होगा। बिल्कुल, कि सरकार भी बार बार इस बात को कह रही है कि जो एकता है और एकरूपता है, हम एकता स्थापित करना चाहते हैं और यूसीसी का उद्देश्य ही राष्ट्रीय एकता है, न कि राष्ट्रीय एकरूपता है। हम विविधता ही हमारी पहचान है। और डेमोक्रेसी में तो विविधता तो सबसे बड़ा भ्रम ये भी फैला हुआ है कि भाई यूसीसी का मतलब हो गया कि अब सबकी शादियां एक ही रीति रिवाज से होंगी, इस तरह का भ्रम भी तो फैला हुआ है। इसका यूसीसी का कहीं भी ये पर्पस कभी नहीं हो सकता, ये ना इम्प्लीमेंट हो सकता। कारण क्या है कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता, देखिए मूल जो उसके पीछे उद्देश्य है वो यही है कि समानता है और जो एक लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनका ध्यान रखा जाए।
जो कानून की विसंगतियां हैं अलग अलग समुदाय की, उसमें समानता लाई जाए, और कहीं भी किसी तरह का कोई शोषण है या कोई गैर बराबरी है, कोई किसी तरह का भेदभाव है, उसको हटाया जाए, उसको दूर। इसको थोड़ा ठीक से समझने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस पर जाना होगा। तो हम केस बाय केस सुप्रीम कोर्ट का जब तक डिसीजन नहीं समझेंगे तब तक ये किस क्रम से हम आगे बढ़े हैं यूसीसी की तरफ। भाई आज अगर संवाद भी हो रहा है या फिर इस पर बहस भी चल रही है तो उसका एक मेन सोर्स है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। और कल को अगर यूसीसी में जो भय है कि कोई ऐसा कानून ना बन जाए जिससे बहुसंख्यक की सुप्रीमेसी हो जाए, तो उसके लिए भी तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। इस बात का भी तो भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो भी डिसीजंस दिए हैं उससे एक बड़ा माइलस्टोन रास्ता तय हुआ है। तो एक एक करके अगर डिसीजन पे जाएं, शाहबानो से शुरू करें, शाहबानो केस से शुरू करें। अगर हम शाहबानो केस की बात करें तो इसको इस रूप में समझते हैं कि एक महिला जो कि शाहबानो है, उन्हें तलाक दिया जाता है, और तलाक देने के बाद जो इनका मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें कहा गया है कि तलाक देने के बाद एक निश्चित टाइम होता है इद्दत का टाइम। इद्दत का मतलब होता है प्रतीक्षा काल। कहने का मतलब है कि अगर आपको तलाक दिया गया तो उसके लिए एक प्रतीक्षा काल रखा गया है। उस प्रतीक्षा काल तक जो पति है उसकी जिम्मेदारी बनती है उस महिला के भरण पोषण की, इतना ही है। फिर आगे वो महिला दूसरा विवाह करती है नहीं करती है, यहाँ से कोई जिम्मेदारी पति की नहीं रह जाती है। ये प्रतीक्षा काल है। और इसके पीछे भी इद्दत का जो मामला है उसमें भी कहा गया है कि ये प्रतीक्षा काल इसलिए रखा गया है कि ये देखना है कि कहीं वो महिला गर्भवती तो नहीं है। फिर दूसरा ये तर्क दिया जाता है कि प्रतीक्षा काल इसलिए है कि कभी अगर किसी महिला का पति अगर नहीं रहा, मृत्यु हो गई या तलाक हो गया, तो वो कम से कम इतना समय ज़रूर गुजारे और फिर दूसरा विवाह की सोचे कि उसको सामाजिक रूप से जो आलोचनाएं हैं वो न झेलनी पड़े। तो इस रूप में भी, हालांकि इसके बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत बढ़ घट सकता है। और प्रतीक्षा काल सामान्यतः 3 माह का कहा गया है, ये 4 से 4.5 माह हो सकता है किसी भी कंडीशन में। लेकिन समस्या इस बात की थी कि ये जो समय है, इस समय से उस महिला का कोई हित नहीं होता है। अगर किसी महिला को तलाक दिया गया है तो जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती तब तक उसके भरण पोषण का एक अच्छे जीवन की जिम्मेदारी पति की होनी चाहिए। तो ये मामला कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में यही बात कही गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो पर्सनल लॉ है, जो हमारा सीआरपीसी है, उस सीआरपीसी में धारा 125 है। 125 धारा के अंतर्गत उन्होंने कहा कि कोई भी महिला जिसको आप तलाक देते हो तो आपको उसके जो भरण पोषण है, जीवन भर का जो भरण पोषण है, वो आपको देखना होगा जब तक वो दूसरा विवाह नहीं कर लेती है। तो इस तरीके से सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत जब साहबानों को ये पक्ष में अधिकार दिया गया कि आपको तब तक भरण पोषण के लिए आपका पति जिम्मेदार है हर्जाना देने के लिए जब तक दूसरा विवाह नहीं कर लेते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पर्सनल लॉ थे उसके ऊपर वरीयता दी गई एक कॉमन लॉ को, जो सबके लिए बराबर है। हालांकि इसके बाद आलोचनाएं शुरू हो गई, मुस्लिम पक्ष में लगने लगा कि ये हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है। इसके लिए बड़ा विरोध हुआ और उस विरोध के कारण हमारी सरकार को उस समय जनता के सामने झुकना भी पड़ा इस वर्डिक्ट के। और इसको फिर बैलेंस करने के लिए एक कानून पास किया गया 1986 में, जिसको हम लोग मुस्लिम महिला तलाक पर सुरक्षा अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसको मुस्लिम वुमेन एक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें बैलेंस किया गया कि जो 125 को थोपा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो 125 लागू नहीं होता है, बल्कि लागू मुस्लिम कानून ही होंगे। मतलब जो पर्सनल लॉ थे मुस्लिम कानूनों के, उसे फिर से महिलाओं से संबंधित मुस्लिम तलाक अधिनियम 1986 में फिर से वापस कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन एक लहर तो आगे बढ़ाई दी कि भाई अगर किसी महिला का अधिकारों का हनन होता है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 ये समानता का अधिकार देता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो समानता के आधार पे होंगे। तो इस तरीके से फिर जो ये कानून लाया गया, इस कानून की बड़ी आलोचना हुई कि सुप्रीम कोर्ट के एक अच्छे बौद्धिक फैसले के खिलाफ ये कानून लाया गया है। तो फिर इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में फिर से चैलेंज किया गया। डेनियल लतीफ़ी केस आता है और उसमें चैलेंज किया जाता है कि ये जो वुमेन एक्ट बनाया गया है, मुस्लिम महिला वुमेन एक्ट, ये असंवैधानिक है, क्योंकि फिर से इसमें वो जो लैंगिक असमानता थी, अनुच्छेद 14 की बात करें, अगर हम लोग अनुच्छेद 15 की बात करें, अनुच्छेद 21 की बात करें, तो ये फिर से असमानता हो रही।
तो डेनियल केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन डेनियल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बार अपने पुराने वाले फैसले को बदल दिया। जो शाहबानो में केस था उसको उन्होंने बदल दिया कि 125 लागू नहीं होता और जो मुस्लिम जो पर्सनल लॉ हैं इनके वो लागू होंगे। इद्दत का जो काल है उसी टाइम तक जो महिला तलाकशुदा है उसको भरण पोषण के लिए देना होगा, लेकिन वो जो किंतु शब्द होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। ये बिल्कुल वैसे ही केशवानंद भारती की तरह कि गोलकनाथ में जो भी 24वें संविधान संशोधन में जो कुछ बदला गया वो सही है। इसको हम लोग वैसे ही देख सकते हैं जैसे केशवानंद भारती मामले में हम लोगों ने देखा कि एक तरफ 24वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ठीक है, संसद फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई चेंज न करे जो संविधान के मूलभूत ढांचे को प्रभावित करता हो। ऐसा ही कुछ डेनियल लतीफ़ी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ लागू होते हैं और इद्दत का जो प्रतीक्षा काल है उतने तक ही तलाकशुदा महिला को भरण पोषण देने की ज़रूरत है, लेकिन उतने दिन में जो भरण पोषण दिया जाए वो इतना दिया जाए कि उसका भविष्य सुनिश्चित हो सके और उसको एक गरिमापूर्ण जो वो जीवन चाहती है वो जीवन मिल सके। तो कहने का मतलब है कि इनडायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उसे जो पैसा तय किया जाए, जो दिया जाए तलाक के बाद, वो इतना होना चाहिए कि वो जब तक दूसरा विवाह नहीं कर लेती तब तक उसका भरण पोषण होता रहे। तो एक तरफ जहाँ कहा गया कि पर्सनल लॉ ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन था कि महिलाओं के तलाकशुदा महिलाओं का जो अधिकार है उसकी रक्षा कैसे होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने डेनियल लतीफ़ी में कर दिया। बड़ा ऐतिहासिक फैसला ये था। इसके बाद बीच का एक और मामला है जो यूसीसी से जुड़ता है, सरला मुगदल केस। सरला मुगदल केस में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो हिंदू है उसका पहला विवाह हुआ है और वो मुस्लिम धर्म अपनाता है और फिर दूसरा विवाह कर लेता है। ऐसे में उसकी पत्नी कोर्ट जाती है और उसकी पत्नी कहती है कि हमारे जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें लिखा है कि एक पत्नी के रहते कोई भी व्यक्ति दूसरा विवाह नहीं कर सकता। तो वहाँ पे हवाला दिया गया कि नहीं, चूंकि मैं अब मुस्लिम हो गया हूँ और मुस्लिम में हमारे पास बहुतेरे विवाह करने के हमारे पास अधिकार है, तो इस हिसाब से ये विवाह जायज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप धर्म बदल लेते हैं और पहले किसी धर्म के कानून के अकॉर्डिंग अगर आपने विवाह किया है तो आपके धर्म बदल लेने से पहला वाला कानून अवैध नहीं हो जाता, आप पहले वाले कानून से मुक्त नहीं हो जाते तलाक लिए बगैर। बिल्कुल, पहला वाला कानून अभी भी जारी है। जब तक आप तलाक नहीं लोगे तब तक आप हिंदू मैरिज एक्ट के नियमों से बंधे रहोगे। तो विवाह जो है वो धर्म परिवर्तन करने के बाद भी बिना तलाक के अगर आपने विवाह किया तो हिंदू मैरिज एक्ट का जो कानून है उसके अंतर्गत अपराध है और ऐसा विवाह अवैध माना जाएगा, ऐसा विवाह दूसरा विवाह ही माना जाएगा जो हमारे कानून में स्वीकार नहीं है। तो यहाँ से भी एक बार ये बहस तेजी से छिड़ी कि एक जैसा कानून होना चाहिए और हिंदू मैरिज एक्ट धर्म परिवर्तन के बाद भी अगर आपने दूसरा विवाह कर लिया तो वो आपके ऊपर लागू है। तो ऐसे अगर जो पर्सनल लॉ हैं अगर उनका विधिकरण कर दिया जाएगा तो सरलता आ जाएगी। ऐसा विधिकरण हो जाएगा तो लोगों के लिए आसान हो जाएगा, न्यायालय के लिए आसान हो जाएगा, हर किसी के लिए, और सबके अधिकारों की सुरक्षा हो पाएगी। हाल का जो केस था, सबसे लेटेस्ट केस की अगर हम लोग बात करें सायरा बानो केस की, तो सायरा बानो केस में भी तलाक का ये मामला फंसा था, 3 तलाक का, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 3 तलाक को अवैध माना, एक पक्षी माना और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ माना। और उन्होंने लगे हाथ सरकार को भी ये निर्देशित किया कि सरकार इस पे कानून लेके आए, और सरकार ने फिर कानून लाया, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। थोड़े बहुत विरोध हैं वो होते रहेंगे, लेकिन जो उचित है अगर उसके ठीक है, लेकिन जितने विरोध हैं उतने समर्थन भी हैं, ये भी बात सही है। और ट्रिपल तलाक को लेकर जो एक्ट आया है उसमें इस एक्टिविटी को ऑफेंस करार दिया गया है, उसमें अपराध करार दिया गया, तो सजा का प्रावधान है। एक चीज़ जो मैं आपके इस पूरी बातचीत में सीआरपीसी का जो जिक्र आया उसमें एक सेक्शन छूट रहा है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। सीआरपीसी का सेक्शन 125 कहता है सभी धर्मों के लिए, जो कि है कि कोई भी तलाक के बाद पत्नी को, जो महिला हैं उनको पुरुष की तरफ से तब तक के लिए गुजारा भत्ता दिया जाएगा, मेंटेनेंस दिया जाएगा, जब तक कि उनकी दूसरी शादी ना हो जाए। लेकिन यहाँ सेक्शन 127 सीआरपीसी कहता है कि अगर किसी पर्सनल लॉ के भीतर अगर ये व्यवस्था है, गुजारे भत्ते जैसी व्यवस्था है, तो फिर वो सेक्शन 125 का फायदा उनको नहीं मिलेगा। ये क्रक्स है, ठीक है। तो
मुस्लिम महिलाओं को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये व्यवस्था है इद्दत वाले पीरियड का, जो कि 3 महीने की, जी ऑलमोस्ट 3 महीने से 4 साढ़े 4 हाँ, महीने साढ़े तक का 4 पीरियड हो सकता है। तो उसमें ये व्यवस्था है गुजारे भत्ते जैसी व्यवस्था कि इद्दत की जो अवधि है उसके लिए गुजारा भत्ता देना है। इसलिए सेक्शन 125 से मुस्लिम पर्सनल लॉ के उसके चलते मुस्लिम समुदाय एक्सक्लूडेड है एक तरीके से। बिल्कुल तो शाहबानो केस में जो तर्क था वो सेक्शन 127 था जी कि गुजारा भत्ता इसलिए नहीं दिया जा रहा है, बंद किया गया है, क्योंकि इद्दत की अवधि तक तो गुजारा भत्ता दिया ही गया है ऑलरेडी, गुजारा भत्ता उससे ज्यादा अवधि तक दिया गया है। काफी तो लंबे अब समय सेक्शन 127 लंबे समय तक इनफैक्ट दिया गया है। तो ये दावा था कि हम ऑलरेडी दे चुके हैं गुजारा भत्ता, और 127 के हिसाब से मुस्लिम महिलाएं इससे एक्सक्लूडेड हैं 125 से। जी इस केस को लेकर शाहबानो में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि गुजारा भत्ता इनको भी मिलेगा। 127 के होते हुए भी 125 इन पर 125 में इम्प्लीमेंटेड मिलेगा। है। इसको काउंटर किया गवर्नमेंट ने। राजीव गांधी की सरकार की सबसे बड़ी आलोचना में से ये है कि उन्होंने मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1986 के जरिए सिर्फ शाहबानो केस को नलिफाइड किया, जी। न्यूट्रलाइज। केवल और आपने जैसा कहा 127 डेनियल को महत्व लतीफ़ी, जो इसमें केशवानंद भारती जैसा मामला है, तो डेनियल लतीफ़ी केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, शाहबानो केस के जजमेंट को फिर से लागू कर दिया बिना सरकार के एक्ट को खारिज किए। वो कैसे? 86 में जो एक्ट ले आया गया उसमें सरकार ने कह दिया कि मुस्लिम समुदाय पर सीआरपीसी का सेक्शन 125 लागू नहीं होता, उससे एक्सक्लूड कर दिया। दूसरा, इद्दत की अवधि में पति की जिम्मेदारी है, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है गुजारा भत्ता देने की। लेकिन तीसरी बात, एक चीज उस कानून में लिखी गई थी कि फेयर एंड रीजनेबल पैसा होना चाहिए जो गुजारा भत्ता के तौर पर दिया जाएगा। और डेनियल लतीफ़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसका जब इंटरप्रिटेशन किया तो ये फेयर एंड रीजनेबल वाले पॉइंट को ही उसने निर्वचन किया। बिल्कुल। तो उसका फायदा क्या हुआ? उसने कहा कि ठीक है भाई, 86 वैध है, 86 का ये एक्ट वैध है, मतलब ये है कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 लागू नहीं होगा मुस्लिम समुदाय पर। इद्दत की अवधि पर्याप्त है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फेयर एंड रीजनेबल जो रकम है ये इतनी होनी चाहिए, हाँ ये उतनी होनी चाहिए कि आर्टिकल 21 में जो गरिमापूर्ण जीवन की बात है, उस महिला के ताउम्र गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जितना भी पैसा हो सके, या तो आप इद्दत की अवधि में दे दीजिए और या फिर किस्तों में देते रहिए। इसका मतलब शाहबानो केस को फिर से उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। ये पूरी चर्चा से आप समझ पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस ने यूसीसी की तरफ बढ़ने में कहां तक रोल निभाया। एक तरीके से जो आपने कहा कि कई सारी चीजें तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं, समान संहिता न होने के बावजूद एक तरीके से समान संहिता की पृष्ठभूमि तैयार है। गोवा की एक स्पेसिफिक बात करते हैं कि गोवा, जैसे मैंने अभी कहा, राष्ट्रपति महोदया ने अभी तारीफ की है कि गोवा एक प्राउड स्टेट है इसके लिए, वहाँ लागू है। वहाँ किस तरीके से लागू है? पूरे देश में नहीं लागू है, गोवा में ही क्यों लागू? गोवा में एक तो ये लागू सरकार ने तो किया नहीं है। अगर सरकार हमारे संविधान लागू होने के बाद किया गया होता तो फिर हम रेफरेंस के तौर पे देते। जो पुर्तगाली शासन वहाँ रहा है तो ये पुर्तगाली शासन की ही देन है। ये 1867 में ही ये लागू हुआ, और वहाँ जो कैथोलिक और दूसरे जो ग्रुप हैं ईसाई धर्म के, उनके लिए थोड़े से अलग प्रावधान हैं। बाकी वहाँ सभी लोगों के लिए एक समान कानून है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, सबके लिए। और उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत व्यवस्थित हैं और उसको प्रोग्रेसिव कह सकते हैं। जैसे एक तो उसमें है कि विवाह के लिए है कि सबके लिए एक समान नियम है कि आप बहुविवाह नहीं कर सकते, 2 शादियां कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो सबके लिए है। लेकिन वो सबके लिए है। तो बाइगेमी सिस्टम है, लेकिन वो बहुविवाह नहीं है। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा विवाद अपने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर ये रहा है कि उत्तराधिकार का नियम स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि प्राय बच्चों में ये नहीं हो पाता। 2 चीज़ें हैं बल्कि, एक तो तलाक वाले मामले में और एक उत्तराधिकार का मामला, कि संपत्तियों का कैसे विभाजन हो, और प्राय उसमें जो बेटियां हैं उनकी उपेक्षा होती रही है। वहाँ है कि पिता की संपत्ति में पुत्री और पुत्र और पुत्री, बेटे और बेटी दोनों के लिए समान डिस्ट्रीब्यूशन है, समान इक्वल उनका अधिकार बनता है।
तो एक ये भी है, मैरिज के लिए समान है, तलाक के नियम भी समान है, एक तरीके का है। तो ये प्रावधान वहाँ उस समय से ही लागू है और इकलौता राज्य है वो जहाँ ये चीज़ें चल रही हैं। तो उसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक मॉडल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि गोवा में इस तरह का कोई विवाद नहीं है, जबकि गोवा में भी विविधता बहुत है, विविध तरह के समाज है वहाँ लंबे समय से, और उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो अगर उस तरीके से हम प्रोग्रेसिव ढंग से अगर इस तरह का कानून बनाएं तो फिर उसे स्वीकार किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। तो ये एक हमारे पास अच्छा गोवा मॉडल है। वाला भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये अपने आप में 1867 का पुर्तगाली शासन से लिया गया है ये, लेकिन ये अपने आप में कोई समान संहिता तो है नहीं। जैसे एकदम हिंदुओं के लिए वहाँ बहुविवाह अलाउड है, जबकि मुस्लिम्स के लिए बहुविवाह अलाउड नहीं है, बल्कि वो बाइगैमी दो- तक जा हाँ, सकते हैं। दो विवाह ही कर सकते हैं। तो ये हुआ तो एक जैसा ही, लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ कैथोलिक समुदाय है उसके लिए कुछ मामलों में ज़्यादा छूट है। हाँ, अपेक्षाकृत हिंदू, मुस्लिम या अन्य समुदायों के अपेक्षा जो कैथोलिक समुदाय है उनको कुछ मामलों में, जैसे तलाक का ही मामला है, तो उन मामलों में कुछ विशेष छूट है जो औरों को नहीं है। तो एक आइडियलिज्म रूप में तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो गोवा का मॉडल है उसकी तरह नहीं वो वैसा मॉडल नहीं है जैसा हमारे संविधान निर्माताओं नागरिक ने संहिता के आर्टिकल 44 के अंतर्गत अपेक्षा करी है, वैसा नहीं है ये। तो थोड़ा सा अंतर है जी। चलिए, लेकिन आपके एग्जाम में अगर पूछ दे तो भाई गोवा में यूसीसी इकलौता राज्य है भारत में जहां समान सिविल संहिता लागू है। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत से आपके बहुत सारे प्रश्नों का हल मिल गया होगा, या मेंस के लेवल पर अगर कुछ बातचीत करनी हो, डायमेंशंस खुले होंगे। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो बिल्कुल मत हिचकिएगा ये लिखने में कि ये कार्यक्रम कैसा रहा। दूसरी बात, इसके पॉजिटिव चीज़ों को भी लिखिएगा, साथ में वो भी लिखिएगा जो आपको अच्छा नहीं लगा, जो आपको लग रहा है खासकर जो चुनौतियां हैं वो एक बहस का मुद्दा है कि कैसी चुनौतियां आ सकती। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिस पर बातचीत किए जाने की ज़रूरत है तो वो टॉपिक भी हमें ज़रूर लिख कर भेजिएगा। फिलहाल आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का भी बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्टडी IQIS हिंदी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।